ओके हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट यूनिट भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। आणविक वेगों का बंटन और अभिगमन घटनाएं। तो सबसे पहले मैक्सवेल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, या मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन के नियम को समझाइए। तो हमारे इसमें आपको सीधा कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है कि मैक्सवेल ने ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसको डिराइव करने के लिए कुछ अजम्पशन, परिकल्पनाओं का उपयोग किया। तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था, मैक्सवेल ने क्या माना था कि गैस के लिमिटेड आयतन में, लिमिटेड वॉल्यूम में अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यानी लिमिटेड वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो बात हमें भी पता है क्योंकि गैस के अंदर 1 मोल गैस भी लो तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकेंड, अणु अपने विस्तार की तुलना में ज्यादा दूरियों से अलग होते हैं और वे कंटिन्यूअस मोशन की अवस्था में रहते हैं। इसका यह मतलब है कि अणु का जो साइज होगा और अगर किसी दूसरे अणु से उसकी दूरी देखी जाएगी, तो सपोज अणु का साइज इतना है तो दूसरा अणु जो होगा वो यहाँ पर होगा। मतलब साइज तो है इतना सा, करेक्ट, साइज तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जबकि डिस्टेंस देखो कितनी ज्यादा है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अणु का जो है अपने विस्तार की तुलना में दूसरे अणुओं से वो बहुत ज्यादा दूरियों से डिफरेंट होता है और वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है। कोई भी अणु एक जगह स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। ओके, इसी तरह से तीसरा देखिए, एक गैस के समस्त अणु समान होते हैं और उन्हें बहुत छोटे आकार के स्फेरिकल रिजिड बॉडी के रूप में माना जा सकता है। यानी गैस के जो अणु हैं उनका शेप हमें पता नहीं है, तो अजम्पशन के अंदर मैक्सवेल ने उन सबको गोलाकार माना है और वो भी रिजिड बॉडी की तरह माना है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ देखिए, जब अणु टकराते हैं तो केवल उस अवस्था को छोड़कर वे एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं, यानी कि टक्करों के बीच में वो सीधी रेखाओं में गति करते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि जब भी कोई अणु किसी दूसरे अणु से अगर टकराएगा, सिर्फ टक्कर करते वक्त वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, टकराने के बाद जब वो चाहता रहेगा तो जब तक उसकी दोबारा टक्कर नहीं होती है तब तक बीच में उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए वो जिस लाइन में गति करता रह रहा था वो उसी लाइन में गति करता रहेगा, बीच में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिफ्थ अजम्पशन क्या कहती है, अणु के एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से जो टक्करें होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। यानी अणु जो है एक तो दूसरे अणु से टकरा सकता है, एक जब वो कंटेनर की जो दीवार होगी उस दीवार से भी टकराएगा। ये दोनों तरह की टक्करें जो होगी वो इलास्टिक नेचर की होगी, यानी कि प्रत्यास्थ होगी। सिक्स्थ क्या कहता है, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में अणुओं का संपूर्ण उपलब्ध आयतन में वितरण एक समान होता है। इस कल्पना का तात्पर्य है कि पात्र के किसी स्थान पर अल्पांश dv में अणुओं की संख्या dn का मान जो होगा वो कितना होगा, dn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास है रो dv, सॉरी एन डीवी माना है, एन बेसिकली कैपिटल एन बाई वी माना है। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि डेंसिटी इक्वल होगी। कुल मिला के इस लाइन का ये मतलब है कि अगर किसी चैम्बर में, सपोज हमने ये चैम्बर लिया और इसमें जो है वो गैस भरी हुई है, तो आप किसी भी कोने पर छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लोगे, पहले वो एलिमेंट यहाँ लिया, वो वॉल्यूम यहाँ लिया, या वो वॉल्यूम आपने यहाँ लिया, दोनों ही सब कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अणुओं की डेंसिटी, यहाँ पर अणुओं की डेंसिटी, यार यहाँ पर अणुओं की डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो अणुओं का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। और वो आपके पास दी जा रही है, यहाँ पे देख लो, स्मॉल एन की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, dn बाई dv। दिस इज नंबर डेंसिटी, दिस इज नंबर डेंसिटी, यानी एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ये नंबर डेंसिटी हो गया। सातवां अपने पास क्या है कि आणविक वेगों की सब दिशाओं में समान रूप से प्रसंभाव्य होती है और उनकी चाल के सभी संभव मान हो सकते हैं। कोई भी अणु जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो x में भी जा सकता है। x में जाने के जितने चांसेस है y में जाने के भी उतने ही चांसेस होंगे और z में जाने के भी उतने ही चांसेस होंगे। लास्ट है, टक्करों के परिणाम स्वरूप उनकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन साम्यावस्था में किसी निर्दिष्ट परास में अणुओं की संख्या नियत रहती है। यानी कि टक्कर के बाद में, हर टक्कर के बाद में अणु की जो स्पीड होगी, जाहिर सी बात है कोलिजन के बाद में उसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज लेते हैं, ऑन एन एवरेज लेंगे तो फिर किसी रेंज में अगर अणुओं की संख्या देखेंगे तो वो हमें एक जैसी मिलेगी। एवरेज हमें एक जैसा मिलेगा, बाकी किसी पर्टिकुलर अणु के देखेंगे तो चाल अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये अजम्पशन अपन इंग्लिश में देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इसको पोज करके देख लेना आप।
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। ये हमारा 7th पॉइंट, ये अपना 8th पॉइंट। ये 8 अजम्पशन है, कई बार एग्जाम में ये अजम्पशन ही पूछी जाती है। ओके, अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो, डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है बट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट यार। हाँ, सबसे पहले लेट वी हैव स्मॉल n molecules पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंटेनर, है ना। माना किसी पात्र में, माना किसी कंटेनर में हमारे पास एकांक आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने अणु हैं? स्मॉल n। एकांक आयतन में हमारे पास कितने हैं? स्मॉल n अणु हैं। किसी क्षण हमने देखा, किसी पर्टिकुलर अणु को देखा, उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? c है। ओके, अब वेलोसिटी अगर है तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर उसका x कंपोनेंट जो है वो u है, y कंपोनेंट v है, z कंपोनेंट w है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा? c स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। कॉमन सी बात है, जैसे अपन लिखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम वे हमने वेलोसिटी के लिए लिख दिया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। करेक्ट। इसी तरह से अगर इन्हीं एक्सिस के अलोंग अगर हमारा वेलोसिटी c के कंपोनेंट u v w है, तो c प्लस डी सी के कंपोनेंट क्या होंगे? u प्लस डी यू, v प्लस डी वी एंड w प्लस डी डब्ल्यू। करेक्ट, यहां तक चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने माना कि x के अनुदिश अणु का वेग u से u प्लस डी यू के बीच में, यानी कि u मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है और u प्लस डी यू मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 से 6 के बीच में होने की प्रायिकता, यानी कि मान लीजिए 5.5, तो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी के होने की प्रायिकता जो है वो मान लीजिए कितनी है? f ऑफ u डी यू। एफ इज अ फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ u एंड साथ में डी यू, यानी कि u से u प्लस डी यू रेंज में, उस परास में वेलोसिटी के होने की प्रायिकता कितनी है? एफ यू डी यू, यानी 5.5 वेलोसिटी होने की प्रायिकता कितनी है? एफ यू डी यू। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से y और z में v से v प्लस डी वी, W से W प्लस डी डब्ल्यू के बीच में होने की प्रायिकता एफ वी डी वी और एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू है। करेक्ट, फंक्शन हमने यूनिफॉर्म माना है तीनों के लिए। तो प्रायिकता के सिद्धांत से अगर कोई अणु है, उसका x कंपोनेंट इस रेंज में हो और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली y कंपोनेंट इस रेंज में हो, साइमल्टेनियसली z कंपोनेंट इसमें हो, तीनों के साथ में घटित होने की प्रायिकता जो है उसे हम p एज अ फंक्शन ऑफ u v w लिखें, तो क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, एफ यू डी यू एफ वी डी वी, यहाँ पे v आएगा, एफ यू डी यू एफ वी डी वी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। कैसे? आपने प्रायिकता के बारे में पढ़ा होगा, अगर किसी एक इंसिडेंट होने की प्रायिकता P1 है और दूसरे इंसिडेंट होने की प्रायिकता P2 है, तो दोनों इंसिडेंट के एक साथ होने की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? P1 मल्टीप्लाई बाई P2। तो यहाँ पर हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, उसी मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट u से u प्लस डी यू के बीच में है, उसी का y कंपोनेंट v से v प्लस डी वी के बीच में है और उसी का z कंपोनेंट w से w प्लस डी डब्ल्यू है, और तीनों के साथ में होने की प्रायिकता हमारे पास ये आ जाएगी। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमें ये मिल गया। करेक्ट। अब इस रेंज में, इन रेंज में, कौन सी रेंज में? u से u प्लस डी यू, v से v प्लस डी वी और w से w प्लस डी डब्ल्यू, इस रेंज में आने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी? वो संख्या, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? n। आपने देखा होगा कि प्रायिकता का जो कंसेप्ट होता है उसमें जब परसेंटेज निकालते हैं, तो मान लीजिए मैं ये कहूं कि क्लास में 200 बच्चे थे, एक क्लास में मान लीजिए 200 बच्चे थे और 60% बच्चे पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% है। 200 बच्चे थे, उनमें से पास होने की प्रोबेबिलिटी 60% है। तो मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे पास हुए, तो आप 200 का क्या निकालोगे? 60% निकालोगे। 200 का 60% निकालोगे तो 200 इंटू 60/100, यही करोगे। तो सबसे पहले अपन टोटल नंबर लेते हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? n। और u से u प्लस डी यू, v से v प्लस डी वी, w से w प्लस डी डब्ल्यू रेंज में होने की प्रायिकता कितनी है? p u v w। तो जैसे ही टोटल नंबर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो अणुओं का जो वेलोसिटी है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। इसलिए इन परासों के बीच में जो वेग घटक वाले अणुओं की संख्या है वो कितनी है? dn, और उसे लिखेंगे n इंटू p। p की वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। ओके,
हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसके एक्सिस जो है वो एक्स वाई जेड की बजाय हम उसके एक्सिस यू वी डब्ल्यू लेंगे। तो इधर हमारे पास यू है, इधर हमारे पास v है, इधर हमारे पास w है। तो यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, स्मॉल u, स्मॉल v और स्मॉल w, कोई पॉइंट के कंपोनेंट होंगे। और जीरो से उसको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, c होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ पर कोई पॉइंट होता है और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है r, और यहाँ पर r स्क्वायर तब कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से अभी हमारे पास कितना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये u होगा, ये v होगा, ये w होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, u v w, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, c होगी। करेक्ट। इस ग्राफ को हम बोलते हैं वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम, वेग सूचक आरेख। इस आरेख में क्या होता है, अणुओं को बिंदुओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर इस जो ग्राफ है इसमें छोटा सा अगर अल्पांश एलिमेंट बनाते हैं अपन, तो उस एलिमेंट के अंदर u की जो रेंज रखेंगे वो du रखेंगे, v की जो रेंज रखेंगे एक्सिस पे dv लंबाई रखेंगे, और w की रेंज रखेंगे dw। उसमें जितने भी वेग बिंदुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, dn। तो इनका जो घनत्व है वो कितना लेना पड़ेगा, हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर अपॉन वॉल्यूम होता है, तो dn अपॉन dv होगा। तो नंबर कितना हो जाएगा, dn, और वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ कितना लेते हैं अपन, dx dy dz। तो अब वॉल्यूम एलिमेंट कितना आएगा, du dv dw। ये हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू, और ये रो इज इक्वल टू हमारे पास dn को जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, n f u एफ वी एफ डब्ल्यू, ये कहाँ से आएगा, ये देखो हमने dn निकाला था, हमने dn निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में, देख लेना आप, n इंटू एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 3 देख लेना, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू किसकी, इसकी, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एन अपॉन, हाँ, यहाँ से इसको नीचे लेके आ जाओ, इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा, और ये वाला टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया है। इक्वेशन नंबर 3 दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3, ये dn। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वही u v w लिया है, और इसी तरह से जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, ये देखो x में du है, v में dv है, और z में dw है। इसके अंदर बहुत सारे अणु हैं, हर अणु को एक बिंदु से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके अंदर जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, हमारे पास dn है। अब हम क्या करेंगे, c के नियत मान के लिए, अगर जो वेलोसिटी है मान लीजिए वो कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और हमारे पास c की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू क्या आई थी वो देख लीजिए एक बार, अभी अभी। अगर c हमें कांस्टेंट लेना है तो हमें कांस्टेंट क्या लेना पड़ेगा, देखो c के नियत मान के लिए क्यों जीरो हो रहा है, एक लाइन है, उस लाइन को ध्यान से पढ़ना। अभी ये देखो यहाँ से आपको ये रो का एक्सप्रेशन मिला है, इसमें देखो रो जो है वो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, राइट, रो जो है वो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो तो फंक्शन का है, वो तो यहाँ पे फंक्शन पे है। तो रो जो, क्योंकि डेंसिटी वैसे भी हमारे पास डायरेक्शन में नहीं होती है, डेंसिटी सब जगह हमने पहले देखा यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी जो है क्योंकि वो वेग की दिशा पे निर्भर नहीं कर रही है, तो इसलिए जो हमने वेलोसिटी वाला ग्राफ बनाया था उसमें मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से समान त्रिज्य दूरी c पर ये हमने बनाया था इस तरह से। यहाँ हमने लिया था c डिस्टेंस, चाहे यहाँ पे लो, c डिस्टेंस यहाँ पे लो, c डिस्टेंस यहाँ पे लो, एक वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे लो, एक वॉल्यूम एलिमेंट आप यहाँ पे लो, एक वॉल्यूम एलिमेंट आप यहाँ जितनी डेंसिटी होगी उतनी डेंसिटी यहाँ पे है, उतनी डेंसिटी यहाँ पे है, यानी c अगर समान है, समान c दूरी पर रो भी आपके पास क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो अगर दूरी समान लिया है तो रो का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। और इक्वेशन नंबर 4 से देखो, रो समान होने का मतलब क्या है, एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। करेक्ट। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन है, ये मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ। तो ये देखो आपके पास c के नियत मान के लिए ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, नियत रहेगी।
अब ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 5 है जो दी हुई नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो हमारे पास में 0 आता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो d लग जाएगा, d ऑफ दिस फंक्शन, और राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, n जो है दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कांस्टेंट है, तो n को राइट हैंड साइड में भेज के 0 कर दो, तो n को राइट हैंड साइड में भेज के 0 कर दिया, तो हमारे पास मिला d ऑफ एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक फंक्शन का करते हैं 2 को कांस्टेंट, फिर दूसरे का करते हैं पहले तीसरे को कांस्टेंट, फिर तीसरे का करते हैं पहले दूसरे को कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ वी एफ डब्ल्यू को तो कांस्टेंट रख दिया, और हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे डी लगा हुआ है, बट किसके रेस्पेक्ट में करना है पता नहीं है, तो फंक्शन किसका है, यू का है, तो पहले फंक्शन का यू के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर डी यू कर दो। इसी तरह से यू डब्ल्यू का एज इट इज रखो, फिर एफ वी का वी के रेस्पेक्ट में डी वी, फिर w के रेस्पेक्ट में dw इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। पूरी इक्वेशन को एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, जो कि आप कर ही ले लोगे, करने के बाद आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 7। अब हमें पता है कि c का नियत मान लिया था, और हमें पता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर किसके बराबर था, सी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2u du, वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv, डब्ल्यू स्क्वायर का हो जाएगा 2w dw इज इक्वल टू सी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा u du v dv w dw, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, लाग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, जो कि आप एमएससी के अंदर इसके बारे में पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये मेथड क्या होता है। हमारे पास जब कोई दो इक्वेशंस होती है, सपोज पहली इक्वेशन है इक्वल टू 0 है, और दूसरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो भी इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड लाग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 7 और 8 को कंबाइन करेंगे अपन। तो हम क्या करेंगे, 8 को एक अज्ञात नियतांक बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 इक्वेशन जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 भी क्या है कांस्टेंट, यानी इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, और दोनों को राइट हैंड साइड तो क्या है 0 ही है। तो वो आप करके देख लेना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में दिखा देती हूँ आपके पास, ये इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 10। ये इक्वेशन नंबर 10 आ गया। हालांकि इक्वेशन नंबर 9 इन्होंने कहीं दिया नहीं है, मुझे तो 9 कहीं दिख नहीं रहा है, इक्वेशन नंबर 10 ही आ गया डायरेक्टली। चलो, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के को अगर मैं लिखूं 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो आप कैसे इक्वेट करोगे, आप a को 2 के इक्वल करोगे, b को 3 के इक्वल करोगे, c को 4 के इक्वल करोगे। उसी तरह से यहाँ du का कोफिशिएंट अलग से 0 होगा, dv का कोफिशिएंट अलग से 0 होगा, और dw का कोफिशिएंट अलग से 0 होगा, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये x में होता है, ये y में होता है, और ये z में होता है। तो du नॉट इक्वल टू 0, इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 होगा, dv नॉट इक्वल टू 0, इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो सबसे पहले किसी भी एक का कोफिशिएंट 0 करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एफ यू डेल एफ यू अपॉन, ये लिखा हुआ है 1 ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एफ यू डेल एफ यू अपॉन डेल यू प्लस बीटा यू इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ यू डेल, हाँ इन दोनों को एक साथ ले लो, तो यहाँ आ जाएगा डेल एफ यू अपॉन एफ यू इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में उसको भेज दो बीटा यू डेल यू, दोनों साइड में क्या कर दो इंटीग्रेशन, डेल एफ अपॉन एफ, डेल एफ अपॉन एफ का मतलब dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स कितना होता है log x,
तो यहाँ पे आ जाएगा log x, ln f ऑफ u आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, u डेल u का हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2, ये माइनस साइन आएगा क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में लेके गए, तो माइनस का बीटा तो कांस्टेंट है, u स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो माइनस का बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर सम कांस्टेंट a लगा दिया। हमारी इच्छा से, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इस समाकलन नियतांक को ln a के बराबर मान लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ln a, फिर ln a को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ln f ऑफ u माइनस ln a आ जाएगा, राइट हैंड साइड में बीटा u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाय b, तो ln f ऑफ u अपॉन a इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2, फिर इस ln को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा f ऑफ u अपॉन a, राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल में माइनस का बीटा स्क्वायर, फिर जो a है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर भेज दो तो f u की वैल्यू ये आ जाएगी, सिमिलरली f v की वैल्यू ये आ जाएगी, और सिमिलरली f w की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल के अंदर पावर आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। अब अतः u से u प्लस डी यू, v से v प्लस डी वी, w से w प्लस डी डब्ल्यू रेंज के बीच में वेग घटक वाले अणुओं की संख्या कितनी थी हमारे पास, dn इज इक्वल्स टू n इंटू एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। प्रीवियस बैक करके वीडियो को देखना, यही आया था, तो n एज इट इज लिख लिया, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, और साथ में डी यू डी डब्ल्यू ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और डेंसिटी हमें पता है रो कितनी थी, dn अपॉन, तो यहाँ पर dn ये रहा, इस डी यू डी डब्ल्यू को नीचे लेके आ जाओ इससे, तो यहाँ पर ये टर्म बचेगा, ये टर्म आपके पास बचेगा, ये आपके पास डेंसिटी आ जाएगी, ये लो ये डेंसिटी यहाँ पे आ गई। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना था हमारे पास, सी स्क्वायर था, तो वो हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो बीटा है, बीटा बाय 2 को स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दो, तो यहाँ पर ये वाला रिप्रेजेंट करने से बीटा बाय 2 की जगह सिंपली हम b स्क्वायर कर लेंगे। अब ध्यान से समझना, अब वेग c तथा c प्लस dc के बीच में वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए वापस हम वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम में जाएंगे, लेकिन इस बार वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो हम इस बार नहीं लेंगे, इस टाइप का स्फेरिकल शेप का लेंगे। तो हम क्या करेंगे, c त्रिज्या का और c प्लस dc त्रिज्या के दो गोले खींचेंगे, इन गोलों के बीच में जितना भी वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई c स्क्वायर d स्क्वायर होगा। यहाँ पे बनाया हुआ होगा क्या, नहीं बनाया हुआ है, तो वो मैं बना देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ये u v और w, करेक्ट, तो यहाँ पर c त्रिज्या का एक गोला खींचना है और c प्लस dc त्रिज्या का एक गोला खींचना है, ये मोटाई कितनी हो जाएगी आपके पास, dc। तो यहाँ पर ये जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, ये सारे की सारी जो रेंज है वो किस किस में रहेगी, c से ज्यादा रहेगी और c प्लस dc से कम रहेगी, यानी ये रेंज c से लेके c प्लस dc के बीच में है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो गोले का आयतन r त्रिज्या और dr मोटाई के गोलीय कोश का आयतन कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर dr होता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 पाई c स्क्वायर dc हो जाएगा। इस वेग आयतन में अणुओं की संख्या को सपोज हम dnc बोलते हैं, तो वो कितनी होगी, तो आप देखिए एकांक आयतन में, यहां से देखना, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अगर रो है आपके पास तो 4 पाई c स्क्वायर dc में, क्योंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को घनत्व कहते हैं, नंबर डेंसिटी, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अगर रो है तो 4 पाई c स्क्वायर dc आयतन में कितना होगा, रो इंटू 4 पाई c स्क्वायर dc, और ये हमारा dnc होगा। और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे रो की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, ये देखो रो की वैल्यू हमें यहाँ से, ये रो की वैल्यू है, रो इज इक्वल टू एन ए क्यूब रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, करेक्ट। अब हमें a और b दो कांस्टेंट है जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, चूंकि एकांक आयतन में कुल अणुओं की संख्या n थी, टोटल अणुओं की संख्या n थी, तो अगर इस dnc का इंटीग्रेशन करें c बराबर 0 से c बराबर इंफिनिटी तक, तो टोटल अणु कवर हो जाएंगे और उनकी वैल्यू n रहेगी। तो राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 4 पाई n a क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी ये लग जाएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। ये देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है गशियन इंटीग्रेशन। गशियन इंटीग्रेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे
तो आपको मिल जाएंगे गॉसियन इंटीग्रेशन फॉर्मूला या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पाई एन ए क्यूब तो एज इट इज है, और जो ये इंटीग्रेशन है इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना, तो यू विल गेट दिस टर्म। और यहाँ पे आपके पास n है, यहाँ से हम निकालेंगे a की वैल्यू, तो a क्यूब को एज इट इज रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, यहाँ n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आप a क्यूब की वैल्यू निकाल लेना, जो कि मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो दोनों पार्ट में 1/3 कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू रूट बी अपॉन पाई। अब हमें b निकालना है, b a तो आ गया लेकिन वो b के टर्म्स में आया, अब हमें स्मॉल b निकालना है। स्मॉल b निकालने के लिए वापस हम डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि x दिशा में u से u प्लस du के मध्य वेग वाले अणुओं की प्रति एकांक आयतन संख्या जो है, मान देखो u से u प्लस du एंड v से v प्लस dv एंड w से w प्लस dw, कंबाइंड तीनों रेंज को कवर करने वाले अणुओं की संख्या कितनी थी, dn थी। अब मान लीजिए हम v पर कोई कंस्टेंट नहीं लगाते, w पर भी कोई कंडीशन नहीं लगाते, केवल x डायरेक्शन पे कंडीशन लगाएंगे तो नंबर अलग आएगा। तो उस नंबर को हम dn नहीं लिखेंगे, क्योंकि dn वो अणु है जिन अणुओं की जो वेलोसिटी की रेंज है वो x में तो u से u प्लस du है, y में v से v प्लस dv है, z में w से w प्लस dw है। लेकिन अगर मैं केवल x की रेंज जस्टिफाई करूं, डिफाइन करूं, y में और z में कोई कंडीशन नहीं लगाऊं, तो मैं यहाँ पे dnu से रिप्रेजेंट करूंगी। इसका मतलब ये वो अणु है जिनकी y में वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, z में वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन x में इनकी वेलोसिटी जो है वो u से u प्लस du होगी। तो x दिशा में u से u प्लस du के मध्य अणुओं की प्रति एकांक आयतन संख्या को मान लीजिए कितना मानते हैं, nu मानते हैं टोटल, सॉरी dnu नहीं करेंगे, nu मानते हैं, तो वो वैल्यू कितनी होगी, पहले जब सबका लिया था तो क्या लिखा था, सबका लिया था तो n fu fv fw du dv dw, जब पूरे का लिया था तीनों का तो ये था। अब कितना आएगा, अब अपने पास आएगा टोटल नंबर, अगर n है तो इसके साथ में केवल fu और du आएगा, क्योंकि केवल x की बात हो रही है, तो n fu du आ जाएगा। fu du की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, fu du की वैल्यू हम ऊपर से निकाल चुके हैं, fu du की वैल्यू बता देती हूँ मैं आपको, ये रहा fu, देखो fu की वैल्यू बता देती हूँ, ये रहा दिस इक्वेशन, a e की पावर माइनस bu स्क्वायर, ये यहां से वैल्यू रखनी है, दिस इज fu, ठीक है, fu की वैल्यू ये यूज करेंगे अपन। तो यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी, बीटा बाय 2 को जो है हमने स्मॉल b से लिखा है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अगर अणु का द्रव्यमान m है तो x अक्ष के लंबवत दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। देखो ये डायरेक्शन मान लीजिए x डायरेक्शन है, एक अणु है इधर चला और यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर दीवार रखी हुई थी, वो इससे टकराया, जब टकराया तो दीवार पर उसने प्रेशर कितना लगाया, ये प्रेशर जो होता है हमें वो प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू एरिया होता है। हाँ एक चीज देखना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, हमें क्या निकालना है, एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें ये निकालना है, ये प्रेशर कैसे आया है ना, एक्स अक्ष के लंबवत दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब का ये फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ नीचे देखिए, प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन कितना होगा, 2mu होगा। सबसे पहले ये देखते हैं संवेग में जो परिवर्तन होगा वो 2mu कैसे आया। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, ये दीवार है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, इधर से एक पार्टिकल आया जिसका मास m है और वो किस वेलोसिटी से आया, u वेलोसिटी से आया, तो जाते टाइम पे टकराया तो उसका संवेग कितना था, mu, और टकरा के इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर वापस इधर आया, टकरा के इधर आया, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, माइनस का mu, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, mu माइनस माइनस mu, तो कितना हो जाएगा 2mu। तो टक्कर से, एक अणु के टक्कर से संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2mu हो जाएगा। इतना तो क्लियर है अपन को। उसके बाद एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, ये निकाल लेते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सपोज यहाँ पर हमने इस बीच में एक सिलेंडर इमेजिन करो, आप एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इमेजिन करो, और ये मान लो एकांक एरिया है, पूरा एरिया तो जो रेक्टेंगल बनाया मैंने वो है, यानी ये तो कंप्लीट एरिया है जहां पर सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, यानी जो ऊपर से टकराएगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे,
इस एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया है, इसको हम मान लेते हैं ये एकांक एरिया है। इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, ताकि जो भी अणु अगर इस सर्कल के ऊपर टकराएगा, इस सर्कल से टकराएगा, वो एकांक क्षेत्रफल में टकराया हुआ माना जाएगा, और जो इसके बाहर से टकराएगा उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या हमें निकालनी है। तो जितने अणु इस सर्कल के अंदर टकराएंगे, इस सिलेंडर के अंदर जितने, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी अणु हैं वो सारे के सारे एकांक क्षेत्रफल पर टकराएंगे। तो बेसिकली हमें 1 सेकंड में चाहिए, तो 1 सेकंड में करने के लिए हम ये मान लेते हैं, देखो 1 सेकंड में हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई अणु शुरू होकर इस दूसरे सरफेस तक पहुंचने में 1 सेकंड ले लेता है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई अणु यहाँ से शुरू होता है तो वो जब यहाँ पर पहुंचेगा तो 1 सेकंड से कम ही लेगा। हमें क्या चाहिए, हम तो घड़ी में टाइम शुरू करेंगे, 0 पे है, फिर हम देखेंगे कि 1 सेकंड हो गया। इस ड्यूरेशन में अगर 5 अणु इस वाले लास्ट वाले फेज पर पहुंच गए, तो इसका मतलब वो सारे वो अणु हैं जो एकांक क्षेत्रफल पर गिरे और एकांक समय के अंदर अंदर गिर गए। तो चाहे वो अणु यहाँ से शुरू हो, चाहे 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 यहाँ से शुरू हो, 1 सेकंड मैक्सिमम लिमिट है। 1 सेकंड से कम में भी पहुंच सकता है, लेकिन 1 सेकंड से ज्यादा वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी अणु हैं, हमें उनकी संख्या निकालनी है। वो वही अणु होंगे जो इस पात्र की दीवार पर एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में गिरेंगे। तो अब हम इस सिलेंडर का आयतन निकालते हैं। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो साइड वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कितना लिया हमने 1, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी लंबाई जो है वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। अब हमें पता है किस स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से, तो हमें पता है कि जो लेंथ होती है, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस का टाइम होता है स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ, स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा है u, और कितने टाइम तक चला 1 सेकंड तक, केवल 1 सेकंड के अंदर अंदर लेना है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास u, तो इस h हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी वो h हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी u, यानी कि जो वॉल्यूम आया है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है u। तो अब आप सोचिए एकांक आयतन में, अगर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है nu, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है nu, u दिशा में जाने वाले, तो u आयतन में कितना होगा nu मल्टीप्लाई बाय u, तो टोटल अणु इतने हो जाएंगे। अब एक अणु की वजह से संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 2mu हो रहा है, तो nu इंटू u अणुओं की वजह से संवेग में परिवर्तन कितना होगा nu इंटू u, और ये जो वैल्यू है यही आपके पास यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिए ये nu इंटू 2mu स्क्वायर, ये एक अणु का संवेग परिवर्तन और टोटल एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या, तो वो आपके पास संवेग में और हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन क्या होता है। अभी आप बोलोगे कि ये तो प्रेशर पूछ रहा था, बेसिकली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स क्या होता है संवेग परिवर्तन की दर, करेक्ट। और हमें पता है हमने क्षेत्रफल एकांक लिया तो a भी 1 हो गया, एकांक समय में लिया तो भी हो गया, इसलिए हमें क्या करना था, जो संवेग में परिवर्तन था वही क्या होगा प्रेशर होगा, तो प्रेशर जो है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर आ गया, और यहाँ हमने संवेग में परिवर्तन निकाल लिया। सो आई होप इट इज क्लियर। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह p रखेंगे, समेशन को हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से, nu की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, और nu की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जस्ट अ मिनट, ये रही nu की वैल्यू, ये रही nu की वैल्यू, nu की जगह ये रख देंगे, ओके। सो nu की जगह मैं वैल्यू पुट करती हूँ एक बार, हाँ nu की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर से है, और उसको 2mu स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है किसका, ये e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू, ये गसियन इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, और यहाँ पे हमारे पास p है, यहाँ से हमें पता है कि हमने अभी अभी निकाला a इज इक्वल टू कितना होता है रूट बी अपॉन पाई, तो यहाँ पर ये a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना, आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आएगा m1 अपॉन 2p। गैस के अवस्था समीकरण से हम जानते हैं p इज इक्वल टू nkt होता है, करेक्ट। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इधर P है इधर P है, LHS दोनों का इक्वल रहता है, तो RHS जो है वो भी इक्वल होगा, RHS को इक्वल कर दिया अपन ने,
RHS को अपन ने यहाँ पे इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद हमारे पास यहाँ से कितना आया, यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से b की वैल्यू बीटा बाई 2 कैसे आ सकती है, यहाँ से कितना आएगा b, यहाँ से ओके n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो b आ रहा है वो आ रहा है m अपॉन 2kt। यस, तो ये जो b है वो कितना आ रहा है, m अपॉन 2kt, और b की वैल्यू हमारी क्या थी, बीटा बाई 2 थी। जैसे ही हमारे पास b आ गया, a निकालना है। a कितना था, रूट ऑफ b अपॉन पाई, b की वैल्यू रख दो m अपॉन 2 पाई के टी, तो हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये सारे जो है a और b की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 13 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 13 में निकाल देती हूँ एक बार। ये रहा इक्वेशन नंबर 13। इसमें कहाँ वैल्यू पुट करनी है वो भी बता देती हूँ। 4 पाई तो एज इट इज है, एन एज इट इज है, इस ए की जगह आएगा एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3 है ना, 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर बी है, बी की वैल्यू आ जाएगा एम अपॉन 2 के टी। बस ये वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन 13 जो है वो कैसे फॉर्म में दिखेगा मैं बता देती हूँ, ये इस फॉर्म में दिखेगा। डी एन सी इज इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। ये है, ये समीकरण मैक्सवेल का वेग बंटन का नियम कहलाता है। ये समीकरण उन अणुओं की संख्या प्रदान करता है जिनका वेग जो है सी से डी सी के बीच में होता है। प्रायिकता अगर निकालनी है तो प्रायिकता जो है वो एफ सी डी सी से निकाली जाएगी, और एफ सी डी सी जो होता है वो डी एन सी अपॉन एन है। प्रीवियस फॉर्मूले में देखा है अपन ने, करेक्ट, प्रीवियस फॉर्मूले में देखा होगा था ना, dn जो था वो कितना था, n एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो इन तीनों को मिला के एफ सी आ जाएगा, और इन तीनों को मिला के डी सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dn की वैल्यू आ जाएगा n एफ सी डी सी। तो यहाँ से एफ सी डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dn अपॉन n हो जाएगी। तो ये जो dn सी है इसको n से डिवाइड कर दो, तो इस n को नीचे लेके आ जाओ, बस डी एन सी अपॉन एन आ जाएगा। बाकी जो टर्म है ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा ग्राफ अगर देखें डेंसिटी का, तो रो हमारे पास फॉर्मूला हम निकाल चुके थे। रो का ये फॉर्मूला आप वीडियो बैक करके देखना, ये मैक्सवेल का वेग बंटन था। इसमें रो वर्सेस सी का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये भी अपन को पता चल जाएगा। और अगर डी एन सी बाई डी सी का ग्राफ सी के साथ में प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, डेंसिटी का नहीं है, ये मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। इसमें 3 जगह पर वेलोसिटी आती है आपके, एक तो देखो बीच में आती है, ठीक है, और यहाँ पर अपना डी एन सी बाई डी सी होता है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास सी होता है। तो ये ग्राफ जो होता है वो क्या बताता है, यहाँ देख लीजिए, डीएनसी बाई डीसी जो होता है वो आणविक चालों का मैक्सवेल बंटन फलन है। इसे सी के फलन के रूप में ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे करते हैं ये आपके आएगा नहीं, ये आपके बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसकी जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले मैं इंग्लिश वालों को दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर पॉज करके आप देख लीजिए, हमने 8 पॉइंट तक कर लिया था और यहाँ से अपन शुरू करने वाले थे। लेट देयर इज, ये वाला पॉज करके देख लीजिए, फिर ये वाला देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। देन ए एंड बी का हमने निकाला है।
ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये हमारे इसके एप्लीकेशन है जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।